नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात कर लें कुछ मॉनेटरी पॉलिसी की। बहुत सारे लोग उम्मीदें, तवक्कुआत बहुत सारी लगा कर रखते हैं। हमारे यहाँ लोगों के साथ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। हर ख्वाहिश को खबर बना के पेश करते हैं और अगर वो खबरों में ना आए तो फिर कहते हैं देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया वाले सब खराब कर रहे हैं। और इसमें हमारे ताजिर सनतकार बिरादरी के भी लोग हैं। उन्होंने कहा जी हमारी उम्मीद है, हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत इस दफा रेट कम कर देगी क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट के ऊपर कम कर दिए रेट। मैंने कहा अच्छा। मुझे एक बुजुर्ग मिले एक दफा, बड़ी अजीब सी बात है। मैं उनके पास बैठा था, मुझे कहने लगे बेटा तुम्हें एक बड़ी पते की बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहने लगे बेटा दौलत अल्लाह की देन है, बहुत बड़ा इम्तिहान है और दौलत का अकल और शक्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा अपनी बात को वजाहत के साथ समझाइए। कहने लगे देखो बेटा कितने ही अमीर हैं, अल्लाह ताला ने उनको सादा सी शक्ल दी है, और कितने ही गरीब हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत देख के इंसान कहता है ये कहां है ना ऐसी बात। मैंने कहा। कहने लगे तुम्हारी कितने बिजनेसमैन और ताजिरों से मुलाकात होती है? मैंने कहा होती है बिल्कुल। कहने लगे उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अकलमंदी और पतिये की बात करते हैं? मैंने कहा बाबा जी आप मेरा रोजगार बंद करवा देंगे। खैर आगे चलते हैं। समझ तो आप गए होंगे। असल में बात यह है कि हमारे यहां हर बंदा समझता है नाउजुबिल्लाह के वो अखले कुल है, और हमारे मुल्क के अंदर जरा सा मैं खांस भी देता हूं तो मुझे इतनी दवाइयां बताई जाती हैं, बेटा फालतू माइसिन खा ले, बेटा बेकारो माइसिन खा ले, बेटा बेकारो डोल खा ले, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। हर आदमी यहां पर डॉक्टर है। अगले दिन मेरे एक एंकर दोस्त पूछने लगे किसी डॉक्टर का बताएं। मैंने कहा मुझे बुला लें। मैंने कहा हमारे मुल्क के अंदर हर बंदा हकीम है, और नीम हकीम खतरा जा। कोई मौजू हो तो मैंने भी ये सोचा है, अब तो खैर मैं बड़ा मशहूर हो गया हूं भाई, लोग मुझे कह रहे हैं कि ये एक्टर ज्यादा है एंकर कम है। अच्छा अच्छा, तो मैं एक फिल्म बना रहा हूं ABCD। नहीं, एनीबडी कैन डांस नहीं, एनीबडी कैन दानिश्वर। इस फिल्म का नाम होगा एनीबडी कैन दानिश्वर, और इसको रोज आप शाम को टीवी पे देख सकते हैं। कैसा? वैसे आमिर भाई भी आज एक बम गिराने वाले हैं, देख लीजिए। मैंने बोला था तब्दीली वालों को आमिर भाई के भरोसे न रहियो, ये कुछ नया काम करेगा। खैर आगे चलो भाई, हमारा मौजू बिजनेस का, कमर्शियल का है। ज्यादा लोग ये ना समझ बैठे कि मैं भी उनकी तरह दिल में ख्वाहिश लेकर आया हूं कि दुनिया में हर काम मैं ही कर लूंगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, खामोशी से मुस्कुरा भी रहे, लेकिन अब पता नहीं वो इस बात की वजाहत करें ना करें। सईद शफीक साहब, साबिक सदर KCCI। जब ये सदर KCCI हुआ करते थे तो जनाब बात में ऐसा जोश और गर्मी होती थी, मैं परेशान हो जाता था कि साहब इतना बड़ा पंगा लेने के लिए आते हैं हमेशा टीवी के ऊपर। सर ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्या सिलसिला हुआ? मैं मुख्तसरन आपसे पूछ रहा हूं कि बिजनेसमैनों की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि कम हो जाएगा, उन्होंने तो वहीं बरकरार रखा। जी आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि हम तवक्कुआत पर और उम्मीदों, एक्सपेक्टेशंस पर और उम्मीदों पर हम बड़ा, ये कौमी है, हमारा कौमी मिजाज है। असल में हम हर आने वाले के साथ और हर जाने वाले को बुरा समझते हैं और हर आने वाले को वेलकम इस तरह करते हैं कि जैसे ये आएगा और हमारी तकदीरें बदल देगा। बिल्कुल, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। 70 साल से 72 साल से हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत, या हमारे अवाम जिस मुल्क को जिस दर्जे पर इस पाकिस्तान को फाइज होना चाहिए था, बदकिस्मती से हम वहां तक नहीं पहुंच सके। हमें रिवर्स गेयर लगा हुआ है। तो ये सब कुछ होगा, और ये खमियाजा इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि इसमें करप्शन का बड़ा एक वो है, फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, कर्जे आप हजारों रुपए, हजारों डॉलर्स के आपने लिए हुए हैं। रात को एक मुराद सईद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बड़ी धुआंधार भाई। तो वो उन्होंने बताया कि फलाने हुक्मरान ने इतने अरब रुपए अपने सिर्फ अय्याशियों पे खर्च किए और इतना ये सब कुछ खर्च किया। मैं देख रहा था बहसियत पाकिस्तानी, मुझे इन सब चीज़ों पर अफसोस हो रहा था, दिल रंजीदा था कि यार हम एक जिस कौम की हालत ऐसी हो कि वो गुर्बत में और आटे की दौड़ धूप में लगी हुई हो और उसके हुक्मरान अय्याशियाँ कर रहे हो, और फिर ये हर आने वाली नई हुकूमत पिछली जाने वालों के पोल खोलती है कि फलाने ने क्या किया था, जो गुजर गया उसका क्या हुआ। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम वो कर्जे लेके अपनी अय्याशियों पर खर्च करते हैं और उसका बोझ अवाम के ऊपर डालते हैं। नतीजा ये होता है कि लोगों को अभी इतना शऊर नहीं है कि इन कर्जों का उनके ऊपर असरात क्या होंगे। पाकिस्तान के 80-90% अवाम को ये नहीं पता कि जो हुकूमतें कर्जे लेती हैं उसके उन अवाम के ऊपर असरात क्या होंगे। वो आज महंगाई की शक्ल में,
और दीगर जो मुसीबतें हैं उस शक्ल में वो इन सब चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये क्या उनकी आने वाली नस्लें बर्दाश्त करेंगी? अभी नियत साफ, वो कहते हैं नियत का फर्क नहीं, नियत देखिए, मौजूदा हुक्मरानों की नियत साफ है, पिछलों की नियत साफ नहीं थी। नहीं, ये तो अब अपनी टर्म पूरी करें, उसके बाद पता चलेगा कि क्या डिलीवर कर सके। मगर इस वक्त जो मेरे पास फिगर्स हैं, अगर हम पिछली 6 महीने की फिगर्स हम ले लें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की, तो इस वक्त जो हमारा डेफिसिट है वो कम हुआ है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो कुछ कम हुआ है, तकरीबन 30% के करीब, 30% के करीब ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हुआ है। इंपोर्ट्स में हमारी जो है वो कमी आई है 16% के करीब, और एक्सपोर्ट में 3% 3.15% के करीब इजाफा हुआ है। नहीं, लेकिन एक सवाल आपसे अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, इसका भी रीजन बताता हूँ, सुन लीजिए। ये कैसे कम हुआ? हमने इंपोर्ट्स को इनडायरेक्टली हर्डल्स क्रिएट करके, ऐसे मसाइल पैदा करके इंपोर्टर्स को डिस्करेज करने की कोशिश की। आर्टिफिशियली है मेरी नजर में, ये मसनूई है। इस तरीके से आप इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहे हैं कि लोग अब मंगवाने से खौफजदा होते हैं कि मेरा कंसाइनमेंट पोर्ट पे पड़ा रहेगा, डैमेज और खसारे दीगर मुझे होंगे, नतीजा होगा कि इस कारोबार में मुझे खसारा होगा, मुझे नहीं मंगवाना चाहिए। वो इस खौफ से नहीं मंगवा रहा। असल होना ये चाहिए था कि आपकी एक्सपोर्ट्स को इनहैंस होना चाहिए था। इंपोर्ट्स की फिगर अगर वो भी रहती, हम एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 3%, 3.25% अगर ऊपर ले गए तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। जब तक बदमाशियां खुश है हमारे मुल्क के अंदर, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, छोटा सा आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे पता है डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ट्रेडर्स के साथ। गाड़ियां आपने इंपोर्ट रोक दी, आज आप चलें, मैं आपको ले चलता हूं गाड़ियों की मार्केट के अंदर, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। छोटी गाड़ी 660 सीसी 14 लाख रुपए की, आप बताएं पाकिस्तान मुल्क के अंदर, बाकी हर चीज आपको इंटरनेशनल रेट में चाहिए। जापान में वो गाड़ी ऑक्शन में 3 लाख रुपए की मिल रही है, आपके यहाँ 14 लाख रुपए की मिल रही है। कोई सर, मुझे याद आ गया वो डायलॉग, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो मुझे समझ नहीं आया। सर, लोहे का सरिया, आपको पता है, आप कनेक्टेड हैं इस फील्ड के साथ, आप मुझे बताएं लोहे का सरिया इंटरनेशनल दाम क्या चल रहा है, आपके मुल्क में क्या चल रहा है? चीनी के दाम, अभी फारूक सलीम साहब से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर चीनी का दाम तकरीबन आधा नहीं चल रहा, तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा होगा। आपके पास क्यों डबल चल रहा है? वहां इंटरनेशनल मार्केट नहीं होती। अली, मैं इसमें एक बात बताऊं, एक तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, आप अभी इंटरेस्ट रेट की मार्कअप की बात करें तो 13.25% मार्कअप मेरे ख्याल है पूरे रीजन में कहीं नहीं है। तो आपका जो कैपिटल है, जो आप बैंक से बोरो करते हो तो वो भी तो एक उसका फैक्टर है ना, ठीक है ना। अब सरिया अगर मैं बनाता हूं मिसाल के तौर पे, मेरी जो कॉस्ट है वो अगर दुनिया से ज्यादा आती है, तो हम इसीलिए तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम जब तक एक इंटरनेशनल मार्केट में तो कंपटीशन है हमारे साथ, 10 आदमी और भी खड़े हैं। पाकिस्तान में तो कंपटीशन नहीं है ना। हमने तो एक कार्टेल बना लिया और लोगों को मजबूर किया कि 16 लाख रुपए में 600 सीसी की गाड़ी खरीदे। किसने मजबूर किया? कौन है ये कौन लोग हैं? क्या आपको और मुझे नहीं पता इसके पीछे कि कौन माफिया है और कौन लोग खड़े हुए हैं सारे? किस तरह होता है पहले माजी में भी देखते हैं। चीनी के पीछे कौन है, क्या आटे के पीछे कौन है, क्या तब्दीली आई? लोग असल में हमारा प्रॉब्लम और हमारा मसला ये है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि एक एमएनए जो है उसका काम क्या होता है, एक एमपीए जो है उसका काम क्या है, नालियां बनवाना, सड़कें ठीक करवाना। वो हर एमएनए और हर एमपीए से आज तक जो 70 साल में जिन मसाइल से हमें निकल जाना चाहिए था, आज तक हम पीने के पानी, नालियां, गटर, सड़कें, सेहत, सफाई करेंगे ना, स्ट्रीट लाइट और एजुकेशन, इस हवाले से हम बात करें। 75 साल से 70-72 साल हमें आजाद हुए हो गए, हम अब तक अपने उन पेटी शू से जिनसे हमें आज से 20 साल 25 साल पहले निकल जाना चाहिए था, आज तक हम उन्हीं को रो रहे हैं। और लोगों को ये नहीं पता कि अपने उन मसाइल के हल के लिए हमें जाना किसके पास है। वो जो उनके पास हुकूमती नुमाइंदा आता है, ये नहीं पता। अब देखे ना, अच्छा, वो भी तो आसरा देता है ना। ऐसे आप फिक्र ना करें, जो पीएस साथ खड़ा होता है उसको कहते हैं लिखे भाई क्या बता रहे हैं ये सईद साहब, इनकी नाली कल ही ठीक हो जानी चाहिए। और फिर उसके बाद ना सईद साहब को एमएनए मिलते हैं, ना एमएनए सईद साहब को मिलते हैं, ना सईद साहब एमएनए को मिलते हैं। चले मैं बताता हूं, आवाम को नहीं पता तो मैं बताता हूं कि एमएनए का काम क्या है। एक एमएनए का काम लेजिस्लेशन, ठीक है ना, कानून साजी करना है उसका असेंबलियों में काम। आज हम देखते हैं कि नैब बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ कर ला रहा है, ठीक है ना जी, और उनको अदालतों में और कटेरों में लाके खड़ा कर रहा है। ये वही कानून साज थे जिन्होंने पिछली असेंबलियों में कानून साजी की थी। और पार्टी बदल गई ना। सुने। और अगर ये सही कानून साजी करते, मगर ये खुद स्टेक होल्डर होते हैं, ये खुद वो ऐसे कवानीन पास करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि ये फंदा इन्हीं के गले में फिट होगा। बस इसकी तफसील बताते हैं, सब अभी नहीं बताना, कुछ ब्रेक के बाद भी बताइएगा। शॉर्ट ब्रेक। यहां पाकिस्तान की आवाम ये पूछ ले कि साहब इतनी महंगाई क्यों है,
तो हमें सफाई ये पेश की जाती है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर फलां चीज की कीमत फलां दिन को बढ़ गई फलां वजह से। ठीक है साहब, हम बेचारे बेअकल, हमें क्या पता, आपको पता बैनुल अक़वामी कीमतों का। अब हम बेचारे मासूम हैं, हमें इन चीजों का नहीं पता होता, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। उनमें से एक है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया टेलीफोन लाइन। इनकी ट्वीट मैं बड़े गौर से पढ़ता हूं और आज जनाब इन्होंने बैनुल अक़वामी चीनी की कीमतों के ऊपर अपना एक जो है वो जायजा देना है। जनाब फारूक सलीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैनुल अक़वामी सतह पर आपने जो चीनी की कीमत बताई है वर्सेस व्हाट प्राइसेस दे आर हियर, आई एम श्योर यू कैन नेम 10 अदर थिंग्स लाइक दिस। ये क्या माजरा है, हमें भी कुछ समझाएं। देखिए, 2 या 3 एलिमेंट्स हैं इसके पीछे। चीनी का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो चीनी की मार्केट पाकिस्तान में जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड मार्केट है। आप अंदाजा कीजिए कि हुकूमत पाकिस्तान खुद से गन्ने का रेट फिक्स करती है, खुद से कोटा एलोकेशन करती है, तो तकरीबन आप समझिए कि 80 से 90% इंटरवेंशन है हुकूमत पाकिस्तान। अब चीनी की कीमत का, चीनी के कारोबार का सियासत से बड़ा गहरा गठजोड़ है और ये एक तारीखी गठजोड़ पाकिस्तान में रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े सियासतदान, तकरीबन सभी सियासी जमातों के सियासतदान जो हैं वो शुगर के कारोबार में इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो निहायत ही अनकम्पेरेटिव मार्केट है, प्रोटेक्टेड मार्केट है, मालकान को बेतहाशा मुनाफा जो है इस कारोबार में मिलता है और वो फिर पॉलिसी को और रेगुलेटरी एजेंसीज को वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिसको रेगुलेटरी कैप्चर भी कहा जाता है। तो हो ये रहा है कि 21 करोड़ पाकिस्तानियों की कीमत के ऊपर कोई इंडस्ट्री के 80 या 90 शुगर मिलें जो हैं वो मुनाफा कमा रही हैं। अब होना ये चाहिए कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान है, उसके ऊपर जिम्मेदारी ये आयद होती है कि उसमें 21 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफाद सामने लेके आगे बढ़ना है और उसी मकसद के लिए रेगुलेटरी एजेंसीज को बनाया जाता है। हमारे यहाँ ये है कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, चाहे वो चीनी के सेक्टर में हों, चाहे वो बिजली के सेक्टर में हों, वो कैप्चर कर ली जाती हैं, उन सरमायादारों के कब्जे में आ जाती हैं और फिर नुकसान 21 करोड़ पाकिस्तानियों का होता है और जो आपकी और मेरी जेब से पैसा निकलता है वो न जाहिर बात है किसी की जेब में तो जरूर जा रहा होगा। अब हम तकरीबन 4 लाख टन चीनी पाकिस्तान में माहाना इस्तेमाल करते हैं और अगर 20 रुपए फी किलो चीनी की कीमत बढ़ती है तो आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 8 अरब रुपया आपकी और मेरी जेब से निकलता है और अगर आपकी और मेरी जेब से निकल रहा है तो जाहिर है किसी की जेब में जा भी रहा हो। इट इज स्वीट प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछनी भाई, वजाहत में आपसे कर लूं, असल में सोशल मीडिया के ऊपर आप आजकल बड़े सरगर्म रहते हैं। दूसरी बात आपने की कि आप काफी अरसे से कह रहे थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुतालिक, आप उस रिपोर्ट को छोड़ें, दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं करप्शन कम हुई है या ज्यादा हुई है? देखिए, आपने सवाल साइंटिफिक किया है और जवाब आप मेरे दिल का मांग रहे हैं। जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें स्पेशली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे बड़ा सॉलिड किस्म का सर्वे होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है। मैंने देखा कि सारे के सारे मीडिया ने एक नारा लगा दिया फौरन ही पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कि अगर 33 से स्कोर 32 पे चला गया तो उसका मतलब है कि करप्शन बढ़ गई है। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये एक मार्जिन ऑफ एरर कहलाता है, यानी कि एक गलती की गुंजाइश होती है सर्वे में और अगर आपका ड्रॉप जो है वो गलती की गुंजाइश से छोटा है तो इसका मतलब कि आप ये हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि करप्शन बढ़ गई है। नहीं, ये पॉइंट तो क्लैरिफाई हो गया ना, लेकिन एक टर्म है अंग्रेजी की, उसे कहते हैं परसेप्शन। प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब दें, आपका अपना जाती परसेप्शन क्या है? समझे, आपके सर्वे हो रहा है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे बताएं आपका परसेप्शन क्या है? आपने लफ्ज परसेप्शन का इस्तेमाल किया और कोइंसिडेंटली जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो भी इसी लफ्ज का इस्तेमाल कर किया। इसका मतलब ये है कि करप्शन को एक्चुअली क्वांटिफाई कर देना, यानी कि मैं आपको एक ठोस किस्म का नंबर बता दूं कि इतनी करप्शन हो रही है, वो शायद नामुमकिन है। इसलिए दुनिया की सारे इदारे जो हैं वो परसेप्शन के ऊपर ही जाते हैं, यानी कि परसेप्शन, ख्यालात और फैक्ट यानी कि हकायक। तो करप्शन के मामले में हम हकायक या हकीकत सामने नहीं ला सकते, हम परसेप्शन के ऊपर ही जाते हैं।
जब परसेप्शन आपने मेरी जाती परसेप्शन पूछी है तो मैं दो या तीन एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूं। मैंने देखा कि आटे का रेट जो है वो पिछले कुछ ही हफ्तों में तकरीबन 20 रुपए फी किलो बढ़ गया। अब पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 20 लाख टन महाना हम इस्तेमाल कर रहे हैं आटा, और अगर 20 रुपए कीमत बढ़ती है तो आपकी और मेरी जेब से तकरीबन 40 अरब रुपया निकल के किसी और की जेब में जाता है। इसको आप करप्शन की मद में कर लें, इसको आप मैनिपुलेशन की मद में कर लें, इसको आप कोई भी नाम दे दें, ये ज्यादती हो रही है पाकिस्तानियों के साथ। इसी तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 8 अरब रुपया चीनी वाला चला गया जी, 40 अरब ये निकल गया। एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हम इस मद में अमूमन डिस्कस नहीं करते, वो बिजली का सेक्टर। जिस हिसाब से महंगी बिजली जो है वो हमारे प्राइवेट निजी बिजली घर जो है वो पाकिस्तान के ग्रिड के अंदर डाल रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए कि तकरीबन पिछले 12 महीनों में 500 अरब की एक अमाउंट है जो। कैन आई से दैट यू आर इम्प्लाइंग दैट द corruption perception index, if the question is asked to you, you will say the corruption has increased? I would say that definitely it has not decreased. बस ठीक है। अब आई जस्ट कम बैक टू यू इन अ मोमेंट। मेरे साथ यहाँ पर सईद शफीक साहब भी मौजूद हैं। सईद शफीक साहब, कहना है आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि करप्शन पाकिस्तान में बढ़ी है या कम हुई है? भाई ये देखते रहे सब लोग, ये खासतौर पे हुकूमती ओहदेदारान। मैं कोई मायूसी वायूसी नहीं फैला रहा, प्लीज ये इस तरह की बातें ना किया करें, सच्चाई दिखाना कोई मायूसी फैलाना नहीं होता। मुख्तसर जवाब डॉक्टर साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मुख्तसर जवाब इसका यही है कि अगर करप्शन बढ़ी नहीं है तो करप्शन कम भी नहीं हुई है। नहीं, ये डिप्लोमेटिक आंसर है। इसमें कोई देखे, असल में एक आम आदमी जो है ना, उसका वास्ता जिन लोगों से पड़ता है और जिन मसाइल से पड़ता है, वो आज भी आप थाने चले जाए, एक शनाख्ती कार्ड गुम करने की आपको एक FIR लॉन्च करनी है, एक कंप्लेंट दर्ज करनी है, वहां भी आपको 100 रुपए 200 रुपए देने पड़ते हैं, 500 रुपए देने पड़ते हैं। एक पथारे वाला पथारे लगाता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। पहले रेट जितनी सख्तियां आप लगाते जाएंगे, जितनी आप उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे या उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, रिश्वत का रेट उतना बढ़ता चला जाएगा। काम रुकता नहीं है। ये अच्छा आपने पॉइंट दिया। काम रुकता नहीं है, काम होता है कि भाई अब सख्ती ज्यादा हो गई, लिहाजा पैसे ज्यादा होंगे इस काम के। तो ये बढ़ने वाली बात है, मुझे तो कमी कहीं से नजर नहीं आती। और दूसरा जो मैं वो आपसे बात कर रहा था लेजिस्लेशन वाली, एक ऐसे आदमी को भी जो इलिटरेट है, उसको भी ये पता है कि किन किन सियासतदानों ने मुल्क को लूटा है, कौमी खजाने को लूटा है, उनको भी ये बात मालूम है। तो अगर ये लोग बैठ के प्रॉपर लेजिस्लेशन करते, बात ये खुद नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि खुद सबसे बड़े स्टेक होल्डर यही है कि जब गले में फंदा फिट होता है तो हमने देखा कितनी आसानी से जमानतें करा रहे हैं और लोग निकल रहे हैं बाहर। आज अगर कानून साजी होती तो इस कानून के इस शिकंजे में बड़ी अहम बात इन्होंने की, जिन्होंने साडा मुल्क लुटिया, जिन्हें अवाम नू मार सटिया, तुसी उन्हां नू छड़ दिता, ए की कीता? जनाब फरूख सलीम साहब, बात यह है कि अंदाजे बयान तो फर्क होगा, लेकिन सच बात यह है कि सईद शफीक साहब ने एन निशाने पे बुलजा ही मारा है। पता सबको है, फिर वाई इज एवरीवन फ्री हु हैज, आई मीन रिपोर्टेडली, और एटलीस्ट पीपल हैव अक्यूज्ड देम, इवन द गवर्नमेंट इज अब्यूजिंग टुडे, वो फ्री क्यों है? देखिए, एहतसाब का अमल जो है वो एक हर मुल्क का, हर मुल्क का एक कन्फर्म्ड अमल है। उसमें हुकूमत का रोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि एहतसाबी इदारे जो हैं उनकी काबिलियत बड़ी जबरदस्त करते। हुकूमत का काम जो है, क्योंकि सियासी हुकूमत होती है, उसका काम एहतसाब का अमल खुद से कैरी करना नहीं होता, एहतसाबी इदारे को स्ट्रॉन्ग करना होता है। हमारे यहाँ ये रहा है कि एहतसाबी इदारा, स्पेशली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, को एक सियासी टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। पिछले कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है, और उस इदारे की काबिलियत को मजबूत नहीं किया जाता, स्ट्रेंथन नहीं किया जाता, बस उस टूल को इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी उसी तरह ये काम चलता आ रहा है। हमारी काबीना के अंदर आप देख लें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो तजादात हैं मुफादात के, उसके खिलाफ पाकिस्तान में कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई गुनाह ही नहीं। आप जितने भी ममालिक देख लें जिन्होंने माशी तरक्की की है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो खास ख्याल रखता है कि काबीना के अंदर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना पाया जाए। हमारे यहाँ चाहे बिजली का शोबा देख लें, चीनी का शोबा देख लें,
गद्दुम का शोभा देख लें, काबीना के अंदर इतने जबरदस्त किस्म के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाए जाते हैं, फिर आप उससे एक्सट्रेपोलेट कर लें और बढ़ा लें तो वही वजूहात निकलती हैं कि वो रुक नहीं पाते। सही शफीक साहब, इस पर मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप भी तबसरा करें। नहीं, मैं वो लेजिस्लेशन वाली बात जो मैं कह रहा था, हुकूमत के लिए एक बड़ा, देखें कराची ने जो रोल प्ले किया है सिलेक्शन में, जो एक लिसानियत का और तासुब का एक ठप्पा कराची के ऊपर लगा हुआ था, इस कराची ने 14 एमएनएज यहाँ पे एक ऐसी जमात को दिए, जो 14 एमएनएज यहाँ से ऐसे निकाले कि जो अपने आप को कौमी पार्टी कहती है, और उसने यहाँ से आज वो कराची उन निगाहों से देख रहा है कि शायद यहाँ पे कोई तब्दीली आ जाए, मगर सबसे ज्यादा मायूसी मैं समझता हूँ कि कराची में ही है। दूसरी बात, हुकूमत एक काम ये करे कि अगर वो चाहती है कि तब्दीली आए, सही मानों में करप्शन का खात्मा हो, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन करें, तो ऐसा बिल पेश किया जाए कि जिसमें करप्शन का खात्मा हो, और ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जो लोग मुल्क को लूटते हैं उनके गले में फंदा फिट होना चाहिए, और ऐसी कानून साजी हो। अगर ऑपोजिशन आपका साथ नहीं देती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन इस मुल्क में चोरी और लूटमार का बाजार गर्म रखना चाहता है और कौन इस मुल्क को निजात दहिंदा बनाना चाहता है। दूसरी एक अहम बात जो है एग्रीकल्चर के हवाले से, डॉक्टर साहब, शायद मैं इस पर आपके भी कमेंट्स चाहूंगा। मेरा कुछ वास्ता थोड़ा सा एग्रीकल्चर से भी आजकल पड़ रहा है, तो मैंने एक चीज ये महसूस की कि बाजार में जाली दवाइयों की भरमार है। जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं या काश्तकारी करते हैं वो ज्यादातर इलिटरेट होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी जमीन में क्या चीज काश्त होनी चाहिए। एक भेड़ चाल होती है कि जिस फसल में लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था सबने वो फसल उगानी शुरू कर दी, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई फील्ड में जाने वाला नहीं है। पता नहीं हमारी ये ज़रूरी यूनिवर्सिटी जो है इनसे लोग ग्रेजुएट होकर कहाँ जाते हैं, मुझे तो आज तक नजर नहीं आए। और ये जाली दवाइयों के ऊपर और जाली खादों के ऊपर हुकूमत ने क्या किया, लोग अपनी फसलें और अपनी रोजियां बर्बाद करते हैं और ओवरऑल कौम को इसका नुकसान होता है। तो हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है, तो हम इस तरफ भी फोकस करें कि हमें अपनी इकॉनमी को उठाना है, तो ये सेक्टर ऐसा है कि जिससे आप अपनी इकॉनमी को थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको उठा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, लास्ट वर्ड ऑन दिस सब्जेक्ट सर। देखिए, कैपिटलिज्म की तारीख भरी हुई है कि अगर कैपिटलिज्म को अकेला छोड़ दिया जाए और उसमें कंट्रोल ना लाए जाए तो फिर नुकसान जो है वो आम आवाम का करते हैं, और मोनोपोलीज बन जाती हैं, ओलिगोपोलीज बन जाती हैं, बड़ी बड़े कार्टेल बन जाते हैं, और वो कार्टेल फिर सारा का सारा मुनाफा जो मईशत का है वो अपनी जेब में डाल देते हैं और कीमत अदा करनी पड़ती है उस मुल्क के अवाम को। तो इस कैपिटलिज्म का, इसको मार्केट फेलियर भी कहते हैं किताब में, कि मार्केट फेल हो रही है। उस मार्केट फेलियर को देखने के लिए रेगुलेटरी एजेंसीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी दवाइयों का जिक्र किया गया, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, इसी तरह नेपरा बिजली की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, कंपटीशन कमीशन एग्जिस्ट करती है। ये सब इदारे तो हमने बना लिए हैं, इनकी बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं। जरूरी है। रन आउट ऑफ टाइम। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए। सईद शफीक साहब ने भी बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू की, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको लोग अमूमन टच नहीं करते, इन्होंने उनको टच भी किया और सामने